नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 चैप्टर वाइज हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है और भारत सरकार के अभिलेखों का सबसे बड़ा भंडार है। जॉर्ज विलियम फॉरेस्ट को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के जनक के रूप में जाना जाता है और ये भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से समृद्ध है और इसकी शुरुआत कलकत्ता में मार्च 1891 में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा है ऑप्शन पहला, दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखित है। दोस्तों जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। उन्होंने व्यापक सैद्धांतिक ढांचे के भीतर भारत पर हमलों को कवर किया है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति, कला, चरित्र और भारत में कानून पर एक पुस्तक है। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, जेम्स मिल। यह हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट दोस्तों है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों सबसे पहले 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कार्य किया था और उन्होंने 1828 से लेकर 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीय रियासतों के मामले में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर बात करें दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की तो वहां पे लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आएगा। और अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो वहां पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आएगा। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इनका दोस्तों जो महत्वपूर्ण कार्य रहा है राजा राम मोहन राय के साथ, इन्होंने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया था। राजा राम मोहन राय जिनको भारत का आधुनिक नक्षत्र भारत में समाज सुधार आंदोलन का जनक भी माना जाता है, तो उनके साथ लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा जो समाज की बुराई थी उसको बंद करवाया था, दूर किया था। नेक्स्ट दोस्तों है, भारत में पहली क्रांति कब हुई। दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ था, जिसको भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम या आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है। और ये एक भारतीय विद्रोह था जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 से लेकर 59 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। ये दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में फैल गया था। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, 1857। जो पहली लड़ाई दोस्तों है वो 10 मई 1857 मेरठ से प्रारंभ हुई थी। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे। दोस्तों 1773 में भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से, और ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बने थे। और दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कोलकाता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। दोस्तों बात करें वारेन हेस्टिंग्स की तो उन्होंने शासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था और 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के साथ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। और वारेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवा की नींव रखी और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका सुधार आधुनिकीकरण किया। इसीलिए भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें दोस्तों तो उसको भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फर्स्ट,
1773 में। वारेन हेस्टिंग 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल बने। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? दोस्तों, जिस स्थान पर ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं उसे अभिलेखागार कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और ये एशिया के पुरालेखों में सबसे बड़ा है। तो यहां भी दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, अभिलेखागार। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था? दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल से हिंदुस्तान का नक्शा बनाने को कहा था और वह एक अंग्रेज भूगोलवेत्ता, इतिहासकार और समुद्र विज्ञानी था। बंगाल और भारत के सटीक मानचित्र बनाने के बाद उन्होंने भारतीय भूगोल का जनक और समुद्र विज्ञान का जनक भी कहा गया। तो यहां भी दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन फोर्थ, जेम्स रेनल। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था। तो ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, इतिहासकार प्राय इतिहास को 3 काल खंडों में विभाजित करते हैं, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की समय विधि अगर बात करें प्राचीन इतिहास की दोस्तों तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन इतिहास की दोस्तों बात करें तो 8वीं सदी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। आधुनिक इतिहास की दोस्तों बात करें तो 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक इसको जो है माना गया है। तो यहां पर दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड, 3 कालों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और नेक्स्ट को दोस्तों है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के तहत एक समृद्ध कार्यालय है और इसकी स्थापना 1891 11 मार्च 1891 में हुई थी और 1911 में कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी की स्थानांतरण के बाद भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के इस वर्तमान भवन का 1926 में निर्माण किया गया था, जिसे सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। तो यहां पर दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, 1926। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 से लेकर 1948 तक ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे और आजादी के बाद वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश शासकों द्वारा उन्हें ही सौंपा गया था। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह है ऑप्शन 4, लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, यह हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दोस्तों है, इसकी रचना जेम्स मिल द्वारा 1817 में की गई थी। सेकंड, इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। तो दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंड की एक विशाल पुस्तक ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित की थी और इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय इतिहास को क्रमशः 3 कालखंडों में विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल। और इस काल विभाजन को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। तो यहां भी दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तो इस तरीके दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही दोस्तों है वो है फर्स्ट एंड सेकंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कोलकाता का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, कोलकाता बंगाली शब्द काली क्षेत्र से आया है जिसका अर्थ है देवी काली की भूमि और इसकी जड़ें हिंदू देवी काली में हैं, जिन्हें मूल रूप से काली क्षेत्र या काली का स्थान के रूप में जाना जाता है। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन पहला दोस्तों, कलकत्ता।
कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है, नवाब मुर्शीद कुली खान कहां के नवाब थे? दोस्तों मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया और उसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। मुर्शीद कुली खान जिन्हें मोहम्मद हादी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, बंगाल। नवाब मुर्शीद कुली खान बंगाल के नवाब थे। अगला प्रश्न दोस्तों है, 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था? दोस्तों कंपनी के शासन के समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे और उन्होंने 1757 में मुर्शिदाबाद में नवाब की हत्या के बाद 1758 ईस्वी में पदभार ग्रहण किया था और उन्हें 1764 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उसके बाद दोस्तों 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला, रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में अंग्रेजी शासक रॉबर्ट क्लाइव था जिसके नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और अगला प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बंगाल से अंग्रेजों को बाहर करने के अंतिम प्रयास में मीर कासिम, अवध के नवाब बाजिद अली शाह और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ने के लिए एक साथ आई थीं और 2 दिन तक चले बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर में नवाबों और मुगल सम्राट की सेनाओं को पराजित किया था। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, 1764। बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों है, बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? दोस्तों बक्सर का युद्ध जो 1763 से प्रारंभ हुआ था किंतु मुख्य रूप से ये युद्ध 1764 में लड़ा गया और अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो द्वारा बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य कई झड़पें हुई जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ था। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम हारा था और ये युद्ध 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों है, प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था? दोस्तों पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में बंगाल के हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना किया था। तो यहां पे दोस्तों हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन पहला, प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर 1651 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी? दोस्तों वास्को डी गामा ने 1498 में जिसने अपने साउथ अफ्रीका से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी और वह मई 1498 में अफ्रीका के आसपास नौकायन करके भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। और दोस्तों ये 1498 में भारत में केरल के कालीकट नामक स्थान पर ये उतरा था। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड, 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, विलय नीति किसने चलाई थी? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति पेश की थी और इसे आमतौर पर चूक के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बना और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही दोस्तों जो है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी चली थी जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को रेल व्यवस्था, डाक व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। तो यहां पर दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है विलय नीति ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन थे? दोस्तों 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और वह बंगाल की अंतिम स्वशासित नवाब थे। मुर्शीद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे। तो यहां पर दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वह है ऑप्शन सेकंड, सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या कर ली थी?
दोस्तों 1774 में क्लाइव की मृत्यु कथित तौर पर आत्महत्या थी। लेखक सैमुअल जॉनसन ने इनकी मृत्यु के बारे में लिखा है कि उन्होंने ऐसे अपराधों में से अपना भाग्य अर्जित किया था कि उनकी चेतना ने उन्हें अपना गला काटने के लिए मजबूर किया, और इतिहासकारों ने उसे भारत में अंग्रेजी राज का वास्तविक संस्थापक कहा है। तो यहां भी दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड 1774 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों है फोर्ट सेंट जॉर्ज एवं फोर्ट विलियम को उनके समृद्ध बस्तियों से चिन्हित करें। दोस्तों वर्ष 1644 दक्षिण भारतीय शहर चेन्नई के इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ता है, जिसे उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था। बंगाल की खाड़ी की तट पर इस शहर को सेंट जॉर्ज किले के रूप में एक बेहतरीन उपहार मिला। फोर्ट विलियम का शक्तिशाली भवन हुगली नदी के पूर्वी तट पर कोलकाता शहर में स्थित है, और वर्ष 1696 में निर्मित इस किले का नाम किंग विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया था, और यह देश के अंग्रेजों का पहला किला था। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन थर्ड मद्रास और कलकत्ता। अगला क्वेश्चन दोस्तों है ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे। दोस्तों विलियम मॉरिस एक ब्रिटिश कपड़ा डिजाइनर, कवि, कलाकार और लेखक, ब्रिटिश कला और शिल्प आंदोलन से जुड़े समाजवादी कार्यकर्ता थे। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा है ऑप्शन फोर्थ विलियम मॉरिस। ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस थे, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन दोस्तों है नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है निजी, सेकंड रैयती, और थर्ड फर्स्ट और सेकंड दोनों। दोस्तों नील की खेती के दो मुख्य प्रणालियां थी, निजी और रैयती। और निजी खेती प्रणाली के भीतर बुवाई करने वाले उन जमीन में नील का उत्पादन किया जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था, और उसने या तो जमीन खरीदी या इसे अन्य जमींदारों से किराए पर लिया और सीधे किराए के मजदूरों को रोजगार देकर नील का उत्पादन किया। बागान मालिकों को निजी खेती के तहत क्षेत्र का विस्तार करना मुश्किल था, और रैयत प्रणाली के तहत बागान मालिकों ने रैयतों को एक अनुबंध, एक समझौते, एक सत्ता पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। तो यहां पर दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है फर्स्ट और सेकंड दोनों, निजी रैयती ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला क्वेश्चन तो है जबरन खेती में कौन सी फसलें आती थीं। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में किसानों को ऐसी फसलें पैदा करने के लिए राजी या मजबूर किया जिससे उन्हें लाभ मिले। बंगाल में जूट, असम में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। तो यहां पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो सभी है, उपरोक्त सभी, कॉफी, तंबाकू, चाय। अगला प्रश्न दोस्तों है मॉरिस कॉटन की छपाई कहां पर होती थी। दोस्तों मॉरिस कॉटन की छपाई इंग्लैंड में होती थी। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर है वो ऑप्शन फोर्थ इंग्लैंड। अगला प्रश्न दोस्तों है गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था। दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व संग्रहण का भार गांव के मुखिया को दिया जाता था, और गांव का मुखिया सभी सिफारिशों, भूमि सर्वेक्षणों, भूमि अधिकारों के अभिलेखों को बनाए रखने, भू राजस्व के निपटारे के लिए और महलों में मांग और भू राजस्व के संग्रह के लिए जिम्मेदार था। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड महालवाड़ी व्यवस्था, जिसको हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। अगर दोस्तों बात करें महालवाड़ी व्यवस्था तो हाल्ट मैकेंजी, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, और स्थायी बंदोबस्त ये दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है महालवाड़ी को कब लागू किया गया। दोस्तों भारत में महालवाड़ी प्रणाली का उपयोग ग्राम स्तरीय स्वायत्तता की रक्षा के लिए किया जाता था, और महालवाड़ी प्रणाली 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा पेश किया गया था। तो यहां दोस्तों राइट आंसर है 1822 हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था। दोस्तों रैयत या रैयती प्रणाली के तहत बागान मालिकों ने रैयतों को एक अनुबंध, एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था,
लेकिन रैंड ने रैयत को अपनी जिम्मेदारी के तहत कम से कम 25% क्षेत्र पर नील की खेती के लिए समृद्ध प्रतिबद्ध किया था। तो यहाँ राष्ट्र राइट आंसर हमारा है 25% भाग पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था? दोस्तों 1770 में बंगाल में महाविनाश हुआ और बंगाल का अकाल वास्तव में एक अकाल था जिसे 1769 और 1770 के दौरान बंगाल क्षेत्र को तबाह कर दिया था और 30 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले ली थी। तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फर्स्ट बंगाल। भारत के बंगाल प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? दोस्तों औद्योगिक क्रांति का अर्थ किसी देश के उद्योग और अर्थव्यवस्था में सामान्य धीमी दर की तुलना में त्वरित अनुक्रमण में परिवर्तन है और सर्वप्रथम फ्रांस के जॉर्ज मिचेलेट और जर्मनी के फ्रेडरिक एंगल्स ने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। पहली औद्योगिक क्रांति 1780 से लेकर 1850 की अवधि के दौरान इंग्लैंड में शुरू हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति में सर्वप्रथम बात करें दोस्तों तो इंग्लैंड का नाम आएगा। अगला दोस्तों, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की थी? दोस्तों 4 फरवरी 1794 को मैक्सिमिलियन रोबिस्पेर के नेतृत्व में गणतंत्र की पहली निर्वाचित विधानसभा द्वारा फ्रांस में दासता को समाप्त कर दिया गया था, जिसे नेपोलियन द्वारा अपने उपनिवेशों में फ्रांसीसी संप्रभुता बनाए रखने के लिए बहाल किया गया था। तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड 1794 में। अगला दोस्तों, मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था? दक्षिण के ब्रिटिश क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त के विचार के समान ही एक कदम उठाया गया था। जो नई प्रणाली तैयार की गई थी उसे रैयतवाड़ी प्रणाली के नाम से जाना जाता था और रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला जो मुख्य व्यक्ति था वो था टॉमस मुनरो के द्वारा जो है रैयतवाड़ी प्रणाली को लाया गया था। और महलवाड़ी की दोस्तों बात करें तो हॉर्ट मैकेंजी और स्थायी बंदोबस्त की दोस्तों बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों है मई 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ये 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ था और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा मेरिट से शुरू किया गया था। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला मेरिट। अगला दोस्तों, मंगल पांडे कौन थे? दोस्तों मंगल पांडे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। और मंगल पांडे ने गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था और अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी थी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है फर्स्ट युवा सिपाही। अगला प्रश्न दोस्तों है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? दोस्तों 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण ब्रिटिश सेना द्वारा सेना में चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल करना था। इन इनफील्ड राइफल्स को लोड करने के लिए चर्बी युक्त कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। तो यहां भी दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति। अगला प्रश्न दोस्तों है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया था और कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैन गोत्र के एक महाराजा जमींदार परिवार के थे और वर्तमान में ये बिहार के भोजपुर जिले का एक भाग है। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड कुंवर सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों 1856 के गवर्नर कौन थे? 1856 ईस्वी में गवर्नर कौन थे? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी 1848 लेकर 1856 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर 13 फरवरी 1856 को कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध पर कब्जा कर लिया था। तो यहां पर दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड लॉर्ड डलहौजी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो दोस्तों मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी और ये 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, इनकी मृत्यु दोस्तों जो है 1858 में हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन था? दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत के सम्राट थे, जो मुगल वंश के अंतिम शासक थे और 28 सितंबर 1837 को बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठे और अपने पिता अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद सम्राट बने। तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड, बहादुर शाह जफर, इनको बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है, मुगल वंश के अंतिम शासक थे और दिल्ली की तरफ से इन्होंने 1857 की क्रांति में बागडोर संभाली थी, नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न दोस्तों है, बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहां भेज दिया गया? दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है और इस मुगल बादशाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, रंगून। अगला प्रश्न दोस्तों, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दोस्तों पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम नाना साहब था, जिन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी लगे कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफल्स को कब से उपयोग किया जाना शुरू हुआ था? दोस्तों एनफील्ड को 1856 में भारत में शुरू किया गया था और 1857 के अगस्त महीने से फोर्ट विलियम कलकत्ता में गाय की चर्बी के साथ कारतूस का निर्माण किया जा रहा था। ब्रिटिश कालीन भारतीय सेना में जनवरी 1957 में चर्बी लगे कारतूसों के साथ नई एनफील्ड राइफल की शुरुआत की गई थी। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, जनवरी 1857 में इनफील्ड राइफल की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ये थे बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के लिए 6 to 8 के लिए एनसीईआरटी बेस पर आधारित हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।